वंदे मातरम। इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन की चर्चा करेंगे और देखिए इन्फ्लेशन एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो धीरे धीरे हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्फ्लेशन देखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं देखेंगे, इन्फ्लेशन टाइप, और फिर अप्रोचेस ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे। अप्रोच में आप जानते हैं कि क्लासिकल अप्रोच है, उसके बाद केन्सियन अप्रोच है, देन अब बेंट की थियरी। बेंट की थियरी देखिए कई किताबों में नहीं है, लगभग किताबों में नहीं ही है, बहुत कम किताब है जिसमें प्रेजेंट है, तो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए बेंट की थियरी। और हम वो तीसरा है, सबसे पहले क्लासिकल बताएंगे, क्लासिकल के बाद किंजियन, किंजियन के बाद हम बेंट की थियरी पे आएंगे। हो सकता है तो क्लासिकल और किंजियन दोनों एक साथ ले लेंगे, जैसी सुविधा होगी उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। अब इन्फ्लेशन के बारे में, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, इसके पहले हमने जो चर्चा की थी वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा के मूल्य के बारे में। अब हम उसमें परिवर्तन करके देखेंगे। देखिए मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन की दिशा, अगर मुद्रा का मूल्य बढ़ गया तो इसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन अर्थात मनी की सप्लाई की कम हो जाना, समझ में आ रहा है। और इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाती है। जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, दैट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट नेम होता है। जैसे वैल्यू ऑफ मनी जब चेंज होती है ना, एक तो हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन कहेंगे। वैल्यू ऑफ मनी अगर कम हो जाएगी, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी अगर कम हो जाएगी इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी मतलब वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई, दैट इज इन्फ्लेशन। और अगर वैल्यू ऑफ मनी बढ़ रही है इसका मतलब मनी सप्लाई कम हो रही है, दैट इज डिफ्लेशन। ठीक है, दैट इज डिफ्लेशन। तो ये वाली चीज़ें आप ज़रूर समझिए। मैं उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब उसके अलावा भी कई कॉन्सेप्ट हैं, मतलब मुद्रा के मूल्य में। एक है स्टैगफ्लेशन, दूसरा है रीफ्लेशन। तो ये 4 कॉन्सेप्ट है, आप जरूर देखिए। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन सबके चर्चा धीरे धीरे करेंगे। अब देखिए वैल्यू ऑफ मनी घट रही है, इसका मतलब क्या है, प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रहा है। और उसके अलावा इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, मनी सप्लाई जब बढ़ती है ना, जब सरकार मनी जारी करती है तो होता क्या है कि जब मनी सप्लाई बढ़ने के फलस्वरूप प्राइस भी बढ़ता है। अभी हमने इसके पहले बताया था, कई थियरी है, प्राइस भी बढ़ेगा थोड़ी देर बाद। जब प्राइस बढ़ेगा तो जब मनी सप्लाई बढ़ती है प्राइस बढ़ता है, इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्यों इन्फ्लेशन बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ वैल्यू ऑफ मनी कम होती है। हम जानते हैं ना, क्लासिकल में हमने देखा था कि जब जैसे ही वैल्यू ऑफ मनी में और पी में यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध है कि अगर, ठीक है, कि अगर प्राइस अगर किसी की बढ़ रही है इसका मतलब प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है। वैल्यू ऑफ मनी में और जो जनरल प्राइस लेवल है, किसी वस्तु का जो प्राइस है उसमें क्या है, विपरीत संबंध है। आप वैसे मत देखिए कि मान लीजिए किसी वस्तु की कोई वस्तु है ना एक्स, तो उसकी प्राइस बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू तो कम ही मतलब बढ़ ही रही है। किसी वस्तु की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन प्राइस ऑफ वैल्यू कम हो रही है। ऐसा क्यों, देखिए अभी बता रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या है, जैसे कि हमने बताया अभी कि अगर मान लीजिए ना कि एक्स वस्तु की प्राइस बढ़ रही है, प्राइस इसकी कीमत बढ़ रही है, इसका मतलब इसकी महत्ता तो बढ़ ही रही है, इसकी वैल्यू तो बढ़ ही रही है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, एक्स वस्तु की वैल्यू ऑफ एक्स बढ़ रही है, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है। क्यों, क्योंकि जब इसकी प्राइस बढ़ रही है ना तो आप बहुत ज़्यादा पैसा देके इसको खरीद रहे हैं। पहले कम पैसा के तुलना में एक्स को खरीदते थे, अब ज़्यादा पैसा देके खरीद रहे हैं। दैट्स वाई मनी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, जैसे पहले 5 रुपया दे खरीद रहे थे तो वैल्यू ऑफ मनी कुछ और थी, लेकिन अब जब इसकी प्राइस बढ़ गई तो इसकी कीमत तो बढ़ी, इसकी मूल्य तो बढ़ा, लेकिन इसका मूल्य अब ये है कि अब 5 की जगह पे 8 दे के उसी वस्तु को खरीदना पड़ेगा। दैट्स वाई इसका मूल्य घटा। तो किसी वस्तु में अर्थात जनरल प्राइस लेवल में, किसी वस्तु की कीमत में जनरल प्राइस लेवल में और मुद्रा के मूल्य में क्या है, विपरीत संबंध है ना। दैट्स वाई, तो यही इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन की मात्रा में कितने कीमत में परिवर्तन होता है उसके विभिन्न नाम हैं। ठीक है, अभी तो इसके पहले हमने रेंज बताया था आपको, ए वाला कि कितना मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये भी हमने बताया। अब एक चीज़ और है कि उसकी लेकिन इन्फ्लेशन की बात, अभी हम मुद्रा के परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो उसका विभिन्न नाम है। एक इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है, रिफ्लेशन है।
अब उसके अलावा जब इन्फ्लेशन में कितना परिवर्तन होता है, इन्फ्लेशन की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है, उसको अगर हमें देखना होगा ना तो उसके भी कई नाम हैं। एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, एक होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। हाँ, वॉकिंग और क्रीपिंग के बीच में एक होता है माइल्ड इन्फ्लेशन, जो अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अब क्यों ज़रूरी है अभी हम बता रहे हैं सारा। तो एक होता है माइल्ड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, माइल्ड इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। रेंगती मुद्रास्फीति, चलती दौड़ती मुद्रास्फीति, ठीक है। अब देखिए, पर इन्फ्लेशन जरूरी है, डिजायरेबल इन्फ्लेशन या माइल्ड इन्फ्लेशन। क्यों? इन्फ्लेशन कब होती है? जब डिमांड की तुलना में सप्लाई ज़्यादा होगी ना, तब इन्फ्लेशन होगी। क्योंकि मान लीजिए सप्लाई स्थिर है, डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ी तो मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई, कम हुई, मतलब इन्फ्लेशन। तो प्राइस बढ़ना भी ज़रूरी है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट प्रदान करेगी इन्वेस्टर्स को। इसका मतलब ये है कि डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड, और देखिए जब डिमांड ऑफ यस, जब इस ऐसे है ना, डिमांड ज़्यादा है यस की तुलना में, इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है, थोड़ा सा इन्फ्लेशन है, दैट इज माइल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। अब जब इस स्थिति में है, जैसे कि डिमांड इक्वल टू डिमांड इज ग्रेटर देन एस है, इसका मतलब ये है कि मांग ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि डिमांड ज़्यादा, जब डिमांड ज़्यादा होगी ना, डिमांड, तो प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी कम होगी, इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा। लेकिन ये ज़रूरी भी है, मतलब कि वैसे तो अर्थव्यवस्था के लिए अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई हो, इसका मतलब कि जो इन्वेस्टर्स है ना, वो प्रेरित होंगे उसको डिमांड को पूरा करने के लिए, ताकि उनको पता चलेगा कि हमें लाभ की उम्मीद है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अब चलिए क्या बचा है, मुद्रास्फीति के अनुरूप स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, मार्कअप इन्फ्लेशन, धीरे धीरे हम इसको देखेंगे। टू मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, देखिए जो मेजर कॉज है, दो प्रकार की ऐसी कॉज है ना जो इन्फ्लेशन करती है। जैसे कि इतने प्रकार की इन्फ्लेशन है, जिसे हमने देखा रंग बिरंगी हुई चलती है, लेकिन इन्फ्लेशन होता क्यों है? दो प्रकार हैं इसके। जैसे कारण तो कई है, लेकिन वो इन्हीं दो में कैटेगरीज में आते हैं। इन्फ्लेशन के दो कारण हैं, ठीक है, मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, दो ही कारण है। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है कास्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल मतलब आप ये बोले कि डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, दैट्स डिमांड पुल। और कास्ट पुश क्या है? ये नेगेटिव, देखिए जो डिमांड पुल है ना उसको पॉजिटिव इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं, और जो कास्ट पुश है उसे नेगेटिव इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्योंकि जब डिमांड पुल होता है, डिमांड पुल मतलब ये है कि एक्सेस डिमांड जब बढ़ता है, जब एक्सेस, ध्यान सुनिएगा, जब एक्सेस डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ती है, एक्सेस डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ती है, तो जाके बाद में तो जो वो इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन बढ़ता है जो, तो एक काम करता है वो, पता है क्या करता है वो, इन्वेस्टर्स को प्रेरित करता है कि इन्वेस्ट करें, और जब इन्वेस्ट करेंगे तो क्या बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, सारी इकोनॉमिक क्रियाएं, एक्टिविटीज़ तेज चलेंगी। लेकिन जो कास्ट पुस्ट इन्फ्लेशन है, कास्ट पुश, वो नेगेटिव हम मानते हैं, नेगेटिव। ये अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया नहीं है। अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया इसलिए नहीं है कि जब कास्ट बढ़ेगा, मान लीजिए कास्ट बढ़ेगा किसी भी कारण से, गवर्नमेंट पॉलिसी अपना लगा दें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, डिप्रिसिएशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो इस वजह से अगर सप्लाई कम हो गई तो आप देखेंगे सप्लाई का जो पोर्शन होता है वो पीछे की तरफ जाएगा। इसका मतलब राष्ट्रीय आय को कम करेगा। दैट इज़ वेरी नेगेटिव थिंग फॉर अस। अब इसको हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं बस। अब देखिए, ए डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या है, एक मान्यता आप परमानेंट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कास्ट पुल इन्फ्लेशन में, कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। जब मान लीजिए ये सप्लाई साइड है ना, सप्लाई साइड, तो ए वाला सप्लाई साइड है, और इन्होंने देखिए किस प्रकार से दिया है, इसको देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसे कहते हैं उसको हम बताने वाले हैं। देखिए मान लीजिए कि ए वाला स्ट्रक्चर है, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सप्लाई गुड्स सप्लाई है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई है, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं सप्लाई ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन गुड्स सप्लाई और डिमांड है, ठीक है। अब मान लीजिए सप्लाई साइड इन्होंने देखिए यहाँ से इलास्टिक है, थोड़ा इलास्टिक है, और यहाँ से इन इलास्टिक हो गया है। इन इलास्टिक कब होता है सप्लाई, यहाँ पे इलास्टिक है, यहाँ पे इन इलास्टिक मतलब कि प्राइस जब बढ़ेगा ना तो
प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड, मतलब कि डिमांड बढ़ने के बाद सप्लाई नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे डिमांड प्राइस यहाँ पे थी, सप्लाई यस यहाँ पे था सप्लाई, फिर यहाँ पे प्राइस बढ़ा, फिर सप्लाई बढ़ गया, फिर यहाँ पे प्राइस बढ़ा तो यहाँ पे सप्लाई बढ़ गया। लेकिन उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे देखिए डिमांड है ना, यहाँ पे डिमांड लेवल है, और लेकिन बाद में अगर डिमांड सब यहाँ पे डिमांड बढ़ा, मतलब कि डिमांड डी से D1 हो गया, तो प्राइस लेवल भी बढ़ गया और सप्लाई लेवल भी बढ़ गया, ठीक है। फिर उसके अलावा भी मतलब डिमांड D1 से D2 हो गया, फिर प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, प्राइस और यहाँ पे तो सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ने के कारण पहले प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस के बाद सप्लाई बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि प्राइस बढ़ा है इसका मतलब कीमत बढ़ा है, तो जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनके पास प्राइस बढ़े, मतलब लाभ ज़्यादा होगा, दैट्स इट। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में आप जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता क्या है कि सप्लाई जो पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति, जब पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी ना, तब क्या होगा, पूर्ण रोजगार की स्थिति होने के फलस्वरूप कोई भी जो उत्पादन के साधन होंगे वो खाली नहीं होंगे, जब उत्पादन के साधन खाली नहीं होंगे तब क्या होगा, डिमांड कितना हो भी बढ़ जाए, सप्लाई नहीं बढ़ेगी। दैट इज़ वाई जो ये वाला है ना, इन इलास्टिक सप्लाई, ये पूर्ण रोजगार की स्थिति वाला है, पूर्ण रोजगार की स्थिति, परफेक्ट मार्केट। तो शॉर्ट रन में कोई भी खाली नहीं है इन उत्पादन के साधन। जब ऐसी स्थिति है तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी। तो जब डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस तो बढ़ गया लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी, तो हम इतना समझ लीजिए कि सारा कीमत में परिवर्तन, मतलब कि सारा जितना भी डिमांड में परिवर्तन होगा या सारा कीमत में परिवर्तन होगा वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा। इट इज़, यू हैव टू नोट इट, आप इसको नोट कर लीजिए क्या, कि प्राइस का सारा परिवर्तन इन्फ्लेशन नहीं होता, प्राइस का सारा परिवर्तन इन्फ्लेशन नहीं होता है। जब पूर्ण रोजगार की स्थिति में, पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब प्राइस बढ़ती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति कहाँ है, D2 पर, पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, वह प्राइस का बढ़ना अर्थात P2 से P3 इन्फ्लेशन कहलाता है। अर्थात इसका मतलब एक लाइन में एक बार और हम बोल दे रहे हैं कि जब डिमांड बढ़ने से सप्लाई ना बढ़ पाए लेकिन प्राइस बढ़ जाए, जब डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाए लेकिन सप्लाई ना बढ़ पाए, तो एक्सेस सप्लाई, तो जो एक्सेस डिमांड जो एक्सेस प्राइस को क्रिएट करता है, प्राइस को बढ़ाता है, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और ये कब होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब प्राइस बढ़ता है, डिमांड बढ़ने के कारण जो प्राइस बढ़ता है, उसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। किसके द्वारा है, इसे हम डिमांड पुल कहते हैं। दूसरा कास्ट पुश देख लेते हैं। कास्ट पुश में क्या होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में, ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे क्या होता है, डिमांड यहाँ पे है, ऐसे डिमांड है और ये सप्लाई है, ठीक है। अब किसी भी कारण से मान लीजिए आपदा हो गई या कोई भी रॉ मटेरियल की कमी हो गई, तो क्या हो गया, सप्लाई कम हो गया। जब सप्लाई कम हो गया ना, सप्लाई कम हो गया, जब सप्लाई कम हो गया तो मतलब कि यहाँ पे सप्लाई थी और यहाँ पे सप्लाई हो गया, दैट्स मीन्स कि ये महंगा हो गया। जब किसी भी चीज़ स्टॉक की जब कमी हो जाती है ना, कोई भी चीज़ जब कम हो जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, हम जानते ही, तो हम जानते हैं। जब सप्लाई कम होगी ना, देखिए यहाँ पे सप्लाई कम हो गई, जब सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ गई, ठीक है। तो ये भी पूर्ण रोजगार में ही होता है, सप्लाई कम पूर्ण रोजगार में ही होता है, तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सप्लाई है और यहाँ पे डिमांड है, सप्लाई कम हो गई मतलब कि क्रैश हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो आप सप्लाई तो तुरंत शॉर्ट रन में बढ़ा नहीं सकते, शॉर्ट रन में आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। दैट्स वाई क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ गया तो क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया तो ये हो जाएगा इन्फ्लेशन, दैट इज़ कास्ट पुश इन्फ्लेशन। कास्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए इट मीन्स कि कास्ट बढ़ गई, अर्थात किसी भी कारण से कास्ट बढ़ गई। जैसे मान लीजिए कि रॉ मटेरियल में, ध्यान से सुनिएगा, रॉ मटेरियल क्रैश कर गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है अधिकतर रॉ मटेरियल, अधिकतर जो खाद्यान्न फसल है ना, उपभोग वस्तु, उसमें रॉ मटेरियल कौन सा होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब मान लीजिए कि कोई किसी आपदा के कारण किसी आपदा के कारण क्या होता है कि रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, हम बस एग्जांपल बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है
कि उसका जो बनाने का कीमत था, जो सप्लाई करने का कीमत है वो बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा उसको बनाने का। जब कॉस्ट बढ़ जाएगा ना तो सप्लाई साइड पीछे की तरफ हो जाएगी, और रॉ मटेरियल को शॉर्ट रन में हम बढ़ा नहीं सकते। दैट्स वाई ये लॉन्ग रन में बढ़ेगा। इसीलिए जो शॉर्ट रन में क्या होगा, जो सप्लाई साइड है वो पीछे जाएगा, प्राइस को बढ़ाएगा, और एक गंदा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे अगर मान लीजिए कम चीज़ वस्तुओं को बनाएगा तो ये क्या करेगा, लेबर की छटनी करेगा, लेबर की छटनी करेगा, इसीलिए कम वस्तुओं को बनाएगा। दैट्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसीलिए इसे गंदा माना जाता है। दैट्स इट। और क्या बताना है? हाँ, एक और चीज़ समझ लीजिए, इन्फ्लेशनरी गैप गिवन बाय किन्स। इन्फ्लेशनरी गैप किसे कहते हैं? बस वही सेम थिंग जो हम बता रहे थे आपको। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप वह गैप होता है जब 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 आय का स्तर, मतलब कि जब इकोनॉमी पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है, और फिर जब वहाँ से डिमांड बढ़ता है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पाती, तो जो एक्सेस डिमांड है ना, एक्सेस डिमांड क्या होता है, उसी को हम एक्सेस डिमांड को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। बस यही, और कुछ नहीं। अब एक चीज़ को इन्होंने समझाया है, कैसे इन्होंने इस फिगर के माध्यम से समझाया है। देखिए यहाँ पे है इन्फ्लेशन, एक इसे किन्स ने दिया था, और शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है, तो इसे ध्यान दीजिए। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई। ये है सप्लाई साइड किसका, किन्स का, तो y इक्वल टू ई। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे सप्लाई साइड किन्स का, हर जगह y इक्वल टू ई होता है अधिकतर। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इनके डिमांड साइड को C + I + G, जैसे 3 सेक्टर का है, ये 3 सेक्टर का है, बंद क्लोज्ड इकोनॉमी है, 3 सेक्टर है, C + I + G, 3 सेक्टर। उपभोक्ता भी है, इन्वेस्टमेंट मतलब फर्म सेक्टर, जी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, डिमांड बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ना? डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी, चूँकि पूर्ण रोजगार, इन्होंने यहाँ पे मान्यता होती है फुल एम्प्लॉयमेंट का, यहाँ पे मान्यता है, चूँकि इन्होंने ये मानते तो नहीं हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप समझाने में इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट माना है। तो मान लीजिए फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है और फिर डिमांड बढ़ गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की है तो डिमांड तो बढ़ेगी, क्योंकि ठीक है, वो लोगों का डिमांड, वस्तुओं और सेवाओं का और डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि लोग मान लीजिए काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उनके पास पैसा आ रहा है, तो लोगों का क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। जब लोग डिमांड करेंगे ना, तो ये डिमांड लाइन C + I + G से बढ़ जाएगी, C + I + G डैश। तो E0 से E जो M की स्थिति होगी, E0 से AM, ये जो बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे E0 से M के बीच का जो जगह है, इसी को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, और यही इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। इनका मानना है कि यही इन्फ्लेशन को क्रिएट करता है, यही इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, इसी के कारण इन्फ्लेशन होता है। चलिए, बस वही है। अब आगे हम देख लेते हैं। अब इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, ऐसे इन्होंने तो बता दिया कि यही इन्फ्लेशनरी गैप है, इसी के कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन कैसे होता है, इसको अगली मतलब कि अब आगे देखेंगे। ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं इन्फ्लेशन कैसे होता है। 2 अप्रोच हैं, हमने बताया था, 2 अप्रोच हैं, हमने बताया था आपको। एक है क्लासिकल अप्रोच और एक है किन्सियन अप्रोच। बाद में हम क्वांट की थ्योरी देखेंगे तो फिर उसको भी देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं। मतलब कि अभी हमने पूर्ण रोजगार के स्तर पे YF, उसके बाद जो भी एग्रीगेट डिमांड होगा आपको इन्फ्लेशन बढ़ाता है, या वही मतलब कि इन्फ्लेशनरी गैप इसे बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, किन्स का कहना है कि पूर्ण रोजगार के पहले अगर इन्फ्लेशन होता है ना, उसे सेमी इन्फ्लेशन बोलते हैं, अर्धस्फीति कहते हैं। अर्थात तो वास्तव में इन्फ्लेशन फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद ही होता है। ठीक है, इफ़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजिंग ऑटोनोमस इंक्रीजिंग, सो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स जितना एग्रीगेट डिमांड होता है वह इन्फ्लेशनरी गैप को बताता है, उसी के कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसके संबंध में 2 अवधारणाएँ विकसित हुई। एक है मॉनेटरिस्टिक अप्रोच, जिसे मिल्टन फ्रीडमैन दिया था, जिसे माननीय उसके लीडर इकोनॉमिस्ट के रूप में जाते हैं। दूसरा किन्सियन अप्रोच। ठीक है, तो अब इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, मॉनेटरिस्टिक अप्रोच और किन्सियन अप्रोच, या हम बोल सकते हैं क्लासिकल अप्रोच या किन्सियन अप्रोच। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। देखिए, हम इसको स्क्रॉल करेंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए, यहाँ से 1 पेज, यहाँ पे 2 पेज,
अरे भैया यहाँ से 3 पेज, ठीक है। क्लासिकल अप्रोच या मोनेट्रिकल अप्रोच, क्यों देखिए क्लासिकल और मॉनेटरी का मतलब ये है ना कि जो क्लासिकल भी मॉनेटरी पॉलिसी को मानते थे और उसके बाद जब बाद में जो मॉनेटरिस्टिक अप्रोच हुआ 1950 से आया तो वो भी क्लासिकल की बातों को मानते थे। तो दोनों को और इनको मॉनेटरिस्टिक अप्रोच बोला जाता है, इसीलिए क्लासिकल और मॉनेटरिस्टिक, अब क्लासिकल को भी मॉनेटरिस्टिक अप्रोच बोला जाता है, मॉनेटरिस्टिक अप्रोच को भी क्लासिकल अप्रोच बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा विरोधाभास। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले, हम जितना एक्सप्लोर कर रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए अब नेक्स्ट में हम देखेंगे ना ये सारी चीज़ें, मतलब कि मॉनेटरिस्टिक अप्रोच और कीन्सन अप्रोच। जैसे हम क्लासिकल अप्रोच भी, मॉनेटरिस्टिक अप्रोच को क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद है कि बढ़िया आप लगा होगा, आपको सब समझ में आया होगा। धन्यवाद। हम देखिए बकवास नहीं करते, हम सीधे सीधे वैसे कि पॉइंट पे सारी चीज़ें हमने समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ों को हमने इसमें PDF में लिखा होता है। जो समझाने वाला होता है हम समझा देते हैं, बाकी आप इसको पढ़ के और बढ़िया से समझ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।